हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप कि सब ठीक होंगे। और अपना जो हार्मोन वाला चैप्टर चल रहा है उसको आगे अब कंटिन्यू करेंगे। अपने हार्मोन वाले चैप्टर के अंदर हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि के बारे में अब तक पढ़ चुके हैं, अब तक उनके बारे में। और अगली जो अपनी ग्रंथि आ रही है वो कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। तो बढ़ते हैं टॉपिक की ओर, पढ़ते हैं थायराइड ग्रंथि को। बात करते हैं थायराइड ग्रंथि की कि थायराइड ग्रंथि जो होती है उसका क्या इंपॉर्टेंट काम है, कौन सा हार्मोन स्रावित करती है और इसकी कमी से कौन से रोग हो जाते हैं। ठीक है, तो थायराइड ग्रंथि की बात करेंगे। थायराइड ग्रंथि की पहले तो अपने को पता होनी चाहिए स्थिति क्या है। सबसे पहली बात क्या ध्यान में होनी चाहिए कि थायराइड ग्रंथि की क्या स्थिति कहाँ पे। तो थायराइड ग्रंथि की जो स्थिति होती है वो कहाँ पे होती है? थायराइड ग्रंथि की स्थिति होती है गर्दन के अंदर। कहाँ पे होती है? गर्दन, यानी गर्दन के दोनों साइड में। गर्दन के दोनों साइड में क्या पाई जाती है? अपने थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, जैसे मैं डायग्राम बनाऊं थायराइड ग्रंथि का, तो ये मान लो अपनी गर्दन है और इस गर्दन के दोनों साइड के अंदर, गर्दन के दोनों साइडों के अंदर एक पुटिकाओं से बने हुए पिंड पाए जाते हैं। क्या पुटिका, यानी छोटी छोटी गोलाकार कोशिकाएं होती है। उन गोलाकार कोशिकाओं के क्या पाए जाते हैं? पिंड पाए जाते हैं। और इन गोलाकार कोशिकाओं से ही मिलकर क्या बनती है? थायराइड ग्रंथि बनती है। यानी थायराइड ग्रंथि का निर्माण किससे होता है? गोल गोल जो गोलाकार पुटिकाएं या गोलाकार कोशिकाएं जो होती है उनसे होता है। तो थायराइड ग्रंथि की आकृति देखो किस प्रकार की बन रही है। थायराइड ग्रंथि की आकृति कैसे नजर आ रही है? एच के समान नजर आ रही है। अभी नजर नहीं आएगी। बात करते हैं कि थायराइड ग्रंथियों के अंदर दो पालियां पाई जाती है। पालियों का मतलब दो साइड पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि की इस साइड वाली पाली जो है वो दूसरी वाली पाली के अंदर, यानी इस साइड वाला जो पलड़ा है वो दूसरे वाले पलड़े के साथ में एक धागे जैसी संरचना की सहायता से जुड़ा होता है। यानी थायराइड के अंदर दो पालिकाएं हैं, दोनों पालिकाएं एक धागे जैसी संरचना से आपस में क्या है? जुड़ी हुई है। और इस धागे जैसी संरचना को अपने बोलते हैं इस्थमस। इसको क्या बोलते हैं? इस्थमस। इस्थमस, इस्थमस क्या है? थायराइड ग्रंथि की दोनों पालियां एक तंतुनुमा संरचना से आपस में जुड़ी होती है, उसको क्या बोलते हैं? इस्थमस बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इस थायराइड ग्रंथि की आकृति कैसे नजर आ रही है। इस थायराइड ग्रंथि की आकृति नजर आ रही है किस प्रकार से? जैसे कोई क्या बना हुआ इंग्लिश का, यानी अंग्रेजी शब्द, अंग्रेजी वर्णमाला का जो शब्द है एच, यानी उसके समान इसकी आकृति है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चन बना हुआ है। यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है कि थायराइड ग्रंथि की आकृति कैसी है? थायराइड ग्रंथि की क्या आकृति कैसी है? या क्वेश्चन पूछता है किस प्रकार का कि निम्न में से वह कौन सी ग्रंथि है जिसकी आकृति जो होती है वो किसके समान होती है? एच के समान होती है। एच के समान आकृति वाली ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? थायराइड ग्रंथि हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन उठाता है, गर्दन के अंदर स्थिति है, गर्दन के दोनों साइड में क्या पाई जाती है? थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। और इसकी आकृति कैसी होती है? एच के समान होती है। उसके बाद में जो एग्जामिनर क्वेश्चन उठाता है, यहाँ से कौन सा इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है? वो क्वेश्चन ये बनता है, एग्जामिनर पूछ लेता है इसके हार्मोन के बारे में कि थायराइड ग्रंथि जो होती है उसका हार्मोन कौन सा है। तो थायराइड ग्रंथि कौन से हार्मोन का स्रावन करती है? तो थायराइड ग्रंथि करती है थायरोक्सिन का। किसका? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है ये? थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है वो क्या करता है? बीएमआर, बॉडी के अंदर जितनी भी बेसल मोटाबॉलिज्म रिएक्शन में चल रही है, उपापचय अभिक्रियाएं चल रही है, जिनको बेसल रेट बोलते हैं, उपापचय आधारीय उपापचय अभिक्रियाएं बोलते हैं, उन आधारीय उपापचयों का नियंत्रण करने का काम किसका होता है? थायरोक्सिन हार्मोन का होता है। दूसरी बात इसके बारे में ध्यान में क्या रखनी है कि देखो अपने अंदर बॉडी के अंदर सबसे छोटी ग्रंथि जो बोला गया था वो किसको बोला गया था? सबसे छोटी ग्रंथि बोला गया था पीयूष ग्रंथि को। ठीक है, और सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ ले तो सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, जिसको अपने लीवर बोलते हैं। लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथियों में बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि किसको बोला जाता है? थायराइड को बोला जाता है। यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंदर, अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी आ जाएगी? थायराइड ग्रंथि आ जाएगी। कितने क्वेश्चन पुट हुए अभी तक? थायराइड ग्रंथि की आकृति कैसी है? एच के समान है। थायराइड ग्रंथि कितनी पालियों से मिलकर होती है? दो पालियों से मिलकर बनती है। और दोनों पालियों को जोड़ने वाला जो तंतुनुमा धागा है या तंतुनुमा जैसी संरचना है, इसको क्या बोलते हैं? इस्थमस बोलते हैं। क्लियर है? आकृति का विशेष तौर पर ध्यान रखना। आकृति इसकी कई बार क्या पूछ लेता है एग्जामिनर कि निम्न में से वह कौन सी ग्रंथि है जिसकी आकृति तितली के समान होती है, यानी बटरफ्लाई के समान होती है। तो उसकी तितली के समान भी आकृति मानी जाती है। तितली के समान क्या रखती है? ये आकृति रखती है। देखो थोड़ा बहुत डायग्राम में तितली जैसा देखने योग्य अगर कुछ मिल जाए तो तितली जैसी अगर नजर आएगा। ठीक है, वास्तव में इसकी जो आकृति होती है वो एच के समान होती है, लेकिन कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि तितली के समान आकृति वाली जो है ग्रंथि कौन सी है? ग्रंथि का हार्मोन कौन सा है? थायरोक्सिन हार्मोन।
अब बात करेंगे थायरोक्सिन हार्मोन के प्रकार की। थायरोक्सिन हार्मोन के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। T1 से लेके T4 तक होते हैं, लेकिन काम के जो हैं वो कौन से हैं? थायरोक्सिन T3, थायरोक्सिन T3 और थायरोक्सिन T4, यानी थायरोक्सिन T3 और थायरोक्सिन T4 जो है वो बॉडी के अंदर काम आने वाले क्या है? थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन का काम क्या है? बॉडी के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन क्या काम करता है? तो बॉडी के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है? आधारीय उपापचय, तो क्या बोलेंगे? आधारीय उपापचय अभिक्रियाओं का, यानी आधारीय उपापचय अभिक्रियाएं जो बॉडी के अंदर चल रही है उनका नियंत्रण कौन करता है? थायरोक्सिन हार्मोन करता है। क्लियर? और अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि किसको माना गया है? थायराइड ग्रंथि को माना गया है। थायराइड ग्रंथि गर्दन के दोनों साइड में होती है। थायराइड ग्रंथियों की पालियों को जोड़ने वाला तंतु क्या कहलाता है? इस्थमस कहलाता है। थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव किया जाता है। अब बात करें थायराइड को क्या बोलते हैं? इसको आत्मघाती ग्रंथि भी बोलते हैं, यानी स्वयं की मृत्यु करने वाली ग्रंथि भी बोला जाता है। किसको? थायराइड ग्रंथि को। इसको आत्मघाती ग्रंथि क्यों बोला जाता है सर? आत्मघाती का मतलब ये हो गया कि जब थायराइड ग्रंथि जो है थायरोक्सिन हार्मोन का बैलेंस इनबैलेंस हो जाए, यानी बैलेंस बिगड़ने लग जाए। देखो आज के टाइम में पेस्टिसाइड का उपयोग कितना हो रहा है। आज के टाइम में खेतों के अंदर यूरिया डाली जा रही है, डीएपी डाली जाती है, इतने भयंकर पदार्थ प्रकार के जो है वो पेस्टिसाइड का यूज किया जा रहा है, जो अपनी बॉडी के लिए क्या है? हार्मफुल है। तो जैव विविधता के कारण या जैव विविधता के तरीके से मैं समझें तो उनके अंदर क्या हो रहा है? दिन ब दिन मात्राएं जो है वो बढ़ानी पड़ रही है। दिन ब दिन फसलों की पैदावार को बढ़ाने के लिए लोग क्या कर रहे हैं? उसके अंदर पेस्टिसाइड का उपयोग कर रहे हैं, और वही पेस्टिसाइड फसलों के माध्यम से, अरे गेहूं के ऊपर पेस्टिसाइड का छिड़काव कर दिया या गेहूं के अंदर यूरिया डाल दी, वही यूरिया अपने कहाँ पे आ रही है? वही यूरिया अपने भोजन के अंदर आ रही है। तो धीरे धीरे करके क्या हो रहा है? अपनी बॉडी के अंदर उन पेस्टिसाइड्स की मात्रा जो है वो ज्यादा होती जा रही है। अब बॉडी के अंदर पेस्टिसाइड की मात्रा ज्यादा हो रही है तो थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो इनबैलेंस हो जाएगा। थायरोक्सिन हार्मोन इनबैलेंस हो जाएगा तो इनको नियंत्रित करने के लिए, यानी थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? बाहर से स्टेरॉइड हार्मोन लेने पड़ेंगे, बाहर से जो भी वैक्सीन लेनी पड़ेगी, बाहर से जो भी दवाइयां लेनी पड़ेगी, जो अपने अंग्रेजी दवाइयों का सेवन करेंगे, उन दवाइयों का प्रभाव जो होता है वो किस पे पड़ता है? थायराइड ग्रंथि पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? थायराइड ग्रंथि पर पड़ता है। और इस वजह से थायराइड ग्रंथि जो होती है वो क्या करती है? थायराइड ग्रंथि पर क्यों पड़ता है? क्योंकि जो भी एंटीबॉडी दवाइयां अपने ले रहे हैं उनके प्रति क्या बनती है? बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनती है। अरे अपने बाहर से जो भी बैक्टीरिया अंदर आ रहा है, मान लो रोगकारक बैक्टीरिया आ रहा है, तो अपनी बॉडी जो क्या करती है? अपनी बॉडी उस बैक्टीरिया को मारने के लिए उसके प्रति एंटीबॉडी बनाती है। तो उसी प्रकार जो भी अपने दवाइयां लेंगे किसका नियंत्रण के लिए? थायरोक्सिन के इनबैलेंस को रोकने के लिए जो भी बाहर से अपने दवाइयां लेंगे, और उन दवाइयों को जैसे ही वो दवाइयां अपनी बॉडी के अंदर प्रवेश करेगी तो उन दवाइयों के प्रति बॉडी क्या बनाती है? एंटीबॉडी बनाती है। क्या बनाती है? एंटीबॉडी बनाती है। अब एंटीबॉडी विपरीत बन रही है, दवाइयां तो किसको नियंत्रित कर रही है? थायरोक्सिन के हार्मोन इनबैलेंस को नियंत्रित कर रही है, और सामने शरीर के अंदर क्या बन रही है? एंटीबॉडी बन रही है। तो ये एंटीबॉडी क्या करेगी? इस थायराइड ग्रंथि पर प्रभाव डालेगी, यानी इस थायराइड ग्रंथि की जो पुट्टिका कोशिकाएं हैं इनको नष्ट करना स्टार्ट कर देगी। तो थायराइड ग्रंथि क्या करती है? आत्महत्या करती है। इस कंडीशन के अंदर थायराइड ग्रंथि क्या करती है? आत्महत्या करती है, यानी अपनी कोशिकाओं को खुद मारने लग जाती है। कब मारने लग जाती है? जब बाहर से स्टेरॉइड प्रकार के हार्मोन आने लगे या स्टेरॉइड प्रकृति की दवाइयां आने लगे, तो ऐसी कंडीशन के अंदर थायराइड ग्रंथि क्या करेगी? आत्महत्या करती है। तो निम्न में से किस ग्रंथि को आत्महत्या, इसको आत्महत्या वाली ग्रंथि भी बोलते हैं। आत्महत्या वाली ग्रंथि भी बोला जाता है। आत्महत्या वाली ग्रंथि कौन सी है? ग्रंथि कौन सी आत्महत्या वाली? तो ये कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? आत्महत्या वाली ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? थायराइड ग्रंथि हो जाएगी। थायराइड ग्रंथि आत्महत्या क्यों करती है सर? देखो एक रोग का हमने नाम सुना होगा जिसको क्या बोलते हैं? हाशिमोटो रोग बोलते हैं। कौन सा रोग बोलते हैं? हाशिमोटो रोग। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, रोगों की बात आगे चल के करेंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रोग के बारे में देखेंगे कि हाशिमोटो रोग जो है वो है क्या। सबसे पहले इसका क्या ध्यान रखनी है? आकृति ध्यान रखनी है। आकृति एच के समान होती है। उसके बाद में इसकी स्थिति से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि थायराइड ग्रंथि की बॉडी के अंदर स्थिति क्या है, तो गर्दन में पाई जाती है। आकृति एच के समान भी है और किसके समान है? तितली की समान, यानी बटरफ्लाई के समान भी है। अंतःस्रावी ग्रंथियों में क्या बोल रहा हूं मैं? अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथियों में ये क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है? थायराइड ग्रंथि। क्लियर हो गया? अंतःस्रावी में सबसे बड़ी। उसके बाद में बीएमआर रेट को, किसको? बीएमआर मतलब
बेसल मेटाबॉलिज्म रिएक्ट, जिसको आधारीय उपापचय रिएक्शन बोलते हैं या आधारीय उपापचय अभिक्रिया बोलते हैं, उनका नियंत्रण बॉडी के अंदर कौन किसके द्वारा किया जाता है? थायरोक्सिन हार्मोन के द्वारा किया जाता है। बढ़ते हैं इसको आगे। उसके बाद में बात करेंगे कि हाशिमोटो रोग जो है वो क्या है, हाशिमोटो रोग कैसे होता है, किन कारणों से होता है। तो अभी जो बात कर रहे थे आत्महत्या की, ग्रंथि की आत्महत्या की बात कर रहे थे, तो वो कंडीशन हाशिमोटो रोग के अंदर आती है। किसमें आती है? आत्महत्या। ये थायराइड ग्रंथि का हाशिमोटो रोग जो है इसको बोलते हैं हाशिमोटो रोग। और ये हाशिमोटो रोग जो है ये क्या कहलाता है? आत्महत्या कहलाता है। थायराइड ग्रंथि की क्या कहलाता है? थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या। थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या क्या है? इस रोग के अंदर ये कंडीशन आती है कि थायरोक्सिन हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है। यूं मानो कि ज्यादा क्वांटिटी के अंदर बनने लग जाएगा, बहुत ही अधिक मात्रा में बनने लग जाएगा। ऐसी कंडीशन अगर मान लो आ जाए तो हाशिमोटो रोग के अंदर क्या हो जाएगा? ग्रंथि अपने जो भी बाहर से दवाइयां लेंगे और उस दवाई के प्रति जो अपनी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनती है, वो एंटीबॉडी किसको नुकसान पहुंचाती है? थायराइड ग्रंथि को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है। और ऐसी कंडीशन के अंदर थायराइड ग्रंथि की जो कोशिकाएं हैं, सेल जो है वो मरने लग जाती है, तो इसको क्या बोल देते हैं? थायराइड ग्रंथि की क्या बोलते हैं? इसको आत्महत्या बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद में थायराइड ग्रंथि के हार्मोन का बारे में ध्यान रखना है कि हार्मोन थायरोक्सिन हार्मोन है और कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का, जिसमें से मेन जो काम में आने वाले हार्मोन है वो कौन सा है? T3 और T4 हार्मोन। उसके बाद में थायराइड ग्रंथि से क्या क्वेश्चन पुट करता है कि थायराइड ग्रंथि जो होती है, थायराइड ग्रंथि के अंदर और रोगों के बारे में जो ध्यान रखना है, थायराइड ग्रंथि का एक रोग आता है, कौन सा रोग आता है? इसको बोलते हैं मिक्सिडीमा। क्या बोलते हैं? मिक्सिडीमा रोग। ये मिक्सिडीमा रोग जो होता है वो क्या होता है सर? ये रोग पहली बात तो अपने को ध्यान में होनी चाहिए कि ये रोग किसमें होता है? बच्चों में होता है। ये मिक्सिडीमा रोग जो है, मिक्सिडीमा रोग जो है ये किसमें होता है? बच्चों में होता है। ठीक है। थोड़ी गर्मी ज्यादा है। हाँ, मिक्सिडीमा रोग जो है किसमें होता है? बच्चों में होता है। इसकी कंडीशन क्या रहती है? देखो, इसकी कंडीशन क्या रहती है? इसकी कंडीशन ये रहती है कि इस कंडीशन के अंदर बच्चा जो है वो क्या रह जाता है? बोलना रह जाता है। इस कंडीशन के अंदर बच्चा क्या रह जाता है? बोलना रह जाता है। यानी बच्चे की जो है वो हाइट नहीं हो पाती, वृद्धि नहीं हो पाती, तो बच्चा क्या रह जाता है? बोलना रह जाता है। दूसरी जो इसके अंदर क्या आ जाती है? जड़ मानवता, जिसको अपने बोलते हैं, उसकी बुद्धि का विकास नहीं होगा। ठीक है। इस रोग को हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं? जड़ मानवता रोग भी बोलते हैं। जड़ मानवता रोग। ठीक है। जड़ मानवता भी बोल सकते हैं। या इसका मिक्सिडीमा जो इंग्लिश नाम है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ही कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाएगा। हिंदी नाम के अंदर जो है वो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इस रोग के अंदर बच्चा क्या हो जाएगा? बोलना हो जाएगा। दूसरी बात, इसकी क्या नहीं होगा? इसकी मानसिक विकास नहीं होगा। बोलना रह जाएगा, वह क्या नहीं होगा? मानसिक विकास जो होता है वो नहीं होता। ये दोनों ही कंडीशन रह जाती है। देखो, बोनापन 2 रोग है। बोनेपन से संबंधित 2 हार्मोन है। ये मान लो कि बोनेपन से संबंधित कितने हार्मोन है? 2 हार्मोन है। पहला जो बोनेपन से संबंधित मैंने हार्मोन पढ़ाया है GH हार्मोन। GH हार्मोन जो पढ़ाया था इसको अपने क्या बोलते थे? वृद्धि हार्मोन बोलते थे। ठीक है। और इसके अंदर अगर GH हार्मोन की मात्रा कम हो जाए, देखो इस दोनों हार्मोन के अंदर क्या इसका रेशो है? ठीक है। ये कब होगा? जब थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाएगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये रोग कब होगा? थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से। ये रोग कब होगा? मनुष्य के अंदर, छोटे बच्चों में थायरोक्सिन की कमी से होगा। अब थायरोक्सिन की कमी से हो रहा है। ठीक है। GH हार्मोन कब हो रहा था? GH हार्मोन के अंदर जो बोनापन आ रहा था वो कब आ रहा था? जब GH हार्मोन की क्या हो? मात्रा कम हो जाए। अरे किसी व्यक्ति के अंदर GH हार्मोन का स्त्राव कम हो रहा है तो वो व्यक्ति कैसा हो जाएगा? बोना हो जाएगा। ठीक है। लेकिन उस बोने में और इस बोने में फर्क क्या है? वो तो सीधा ही बोना है, यानी उसकी हाइट जो है वो कम रह जाएगी लेकिन मानसिक विकास तो होगा। हाइट कम रह जाएगी लेकिन क्या होगा? मानसिक विकास होगा। लेकिन मिक्सिडीमा जो रोग हो रहा है किसके अंदर? मिक्सिडीमा जो रोग हो रहा है किसके अंदर हो रहा है? बच्चों में हो रहा है। किसकी कमी से हो रहा है? थायरोक्सिन की कमी से हो रहा है। इसके अंदर बोनापन भी है और मानसिक विकास भी नहीं हो रहा। तो ऐसे बोने क्या कहलाते हैं? मिक्सिडीमा। या ऐसे बोने जो है वो, ऐसे रोग जो है, ऐसे बोनों के जो रोग हैं वो क्या कहलाते हैं? मिक्सिडीमा कहलाते हैं। इस रोग के अंदर बोनापन भी रहेगा और मानसिक विकास भी नहीं होगा। बच्चा जो है वो, उसका मानसिक विकास भी नहीं होगा। सोचने समझने की और पढ़ने लिखने की जो बुद्धि है वो उसमें विकसित नहीं होगी। और क्या होगा? साथ में
बोलना होगा। ठीक है, ये रोग तो किसमें हो रहा है, बच्चों में हो रहा है। और जीएच हार्मोन की कमी से तो ओनली फॉर बोलना होता है, लेकिन मानसिक रूप से वो व्यक्ति क्या है, सही होता है। ठीक है, इसका ले लो एक बार स्क्रीनशॉट। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं नेक्स्ट रोग की। जो नेक्स्ट रोग होता है वो किस प्रकार का रोग है, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के जो रोग देख रहे हैं, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, उसके बाद में अपने बात करेंगे थायरोक्सिन हार्मोन का जो कमी से होने वाला नेक्स्ट रोग है वो कौन सा है। नेक्स्ट रोग जो आता है वो है क्रिएटिनिज्म। कौन सा है, क्रिएटिनिज्म। लिख देता हूं मैं। नेक्स्ट जो रोग आ रहा है वो कौन सा है, क्रिएटिनिज्म। क्रिएटिनिज्म रोग जो है ये किसके अंदर होता है, वयस्क के अंदर होता है। ये किसके अंदर होता है, वयस्क रोग, वयस्क के अंदर होता है। ये भी किसके कारण हो रहा है, थायरोक्सिन की कमी। थायरोक्सिन की क्या हो रही है, इसमें भी कमी हो रही है। यानी क्रिएटिनिज्म रोग किसमें हो रहा है, बच्चों में हो रहा है, सॉरी वयस्क में हो रहा है, जबकि मिक्सिडिमा जो किसमें हो रहा है, बच्चों में हो रहा है। दोनों का अंतर देख लेना, दोनों की कंडीशन सेम है। वयस्क के अंदर भी क्या होगा, थोड़ा बहुत बीएमआर पर भी प्रभाव पड़ेगा, उपापचय विक्राम पर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि थायरोक्सिन हार्मोन क्या कर रहा है, बीएमआर रेट का कंट्रोल कर रहा है, बीएमआर रिएक्शन का कंट्रोल कर रहा है। लेकिन क्रिएटिनिज्म रोग जो है वो किसमें होता है, वयस्क में होता है, जबकि मिक्सिडिमा रोग जो है वो किसमें होता है, बच्चों में होता है। बस दोनों के अंदर फर्क यही है। क्लियर। उसके बाद में इस रोग को देखने के बाद में इसको एक बार थोड़ा सा नोट कर लो या ले लो इसका स्क्रीनशॉट। उसके बाद में थायराइड ग्रंथि का जो हार्मोन है थायरोक्सिन, उसके बनने की प्रक्रिया की बात करें, एक और रोग होता है जिसको अपने आम भाषा के अंदर गलगंट रोग बोलते हैं। ठीक है, या गेंगा बोलते हैं या ग्वाइटर बोलते हैं, वो भी इसी के अंदर इंक्लूड कर लो। ठीक है, एक और रोग इंक्लूड कर लो इसके अंदर, जिसको क्या बोलते हैं, गेंगा बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, गेंगा रोग, गेंगा रोग, या इसी को क्या बोलते हैं, गलगंट बोलेंगे, गलगंट गलगंट रोग, या इसी को क्या बोलते हैं, ग्वाइटर बोलते हैं, ग्वाइटर रोग। गलगंट या गेंगा जो है वो किसकी कमी से होता है, वैसे तो ये नॉर्मल थायरोक्सिन की कमी से होता है, लेकिन ये क्या होता है, जैसे थायरोक्सिन कम होने वाला होता है तो थायरोक्सिन हार्मोन बनता है आयोडीन से। ऐसी कौन सी ग्रंथि है जिसका हार्मोन के निर्माण के लिए क्या चाहिए, आयोडीन चाहिए। आयोडीन का फॉर्मूला क्या है, I2। आयोडीन का फॉर्मूला क्या है, I2। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, आयोडीन। आयोडीन क्या है, नमक है। आयोडीन क्या है, नमक है। अरे आयोडीन नमक नहीं है, नमक तो क्या है, लवण है, यानी साल्ट है। उस नमक के अंदर क्या होता है, आयोडीन होता है। यानी सभी नमक के अंदर आयोडीन मिले या ना मिले वो श्योरिटी नहीं है, लेकिन साल्ट खा रहे हैं, जो अपने नमक खा रहे हैं, NaCl। नमक का सूत्र क्या है, नमक का सूत्र होता है NaCl। NaCl इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड अलग है। सोडियम क्लोराइड तो क्या है, एक लवण है। अगर सोडियम क्लोराइड के अंदर आयोडीन है तो वो आयोडीन क्या करेगा, थायराइड ग्रंथि में थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के अंदर क्या करेगा, मदद करेगा। ऐसी कौन सी ग्रंथि है जिसको हार्मोन बनाने के लिए क्या चाहिए, आयोडीन की आवश्यकता है, तो वो थायराइड ग्रंथि है। कौन सा हार्मोन है जिसका निर्माण करने के लिए आयोडीन चाहिए, या आयोडीन की कमी में कौन सा हार्मोन नहीं बनेगा, तो आयोडीन की कमी में कौन सा हार्मोन नहीं बनेगा, थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा, क्योंकि थायराइड ग्रंथि कर क्या रही है, थायरोक्सिन हार्मोन बना रही है। और आयोडीन की कमी होगी तो क्या कौन सा हार्मोन नहीं बनेगा, थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा। तो आयोडीन का फॉर्मूला ध्यान रखना, आयोडीन का फॉर्मूला है I2। आयोडीन जो होता है वो सभी साल्ट के अंदर नहीं होता, लेकिन अपने साल्ट जो खा रहे हैं उसके अंदर आयोडीन होना जरूरी है। अगर बॉडी के अंदर आयोडीन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाएगा, गेंगा रोग हो जाएगा। अगर बॉडी के अंदर किसकी कमी हो जाए, आयोडीन की कमी हो जाए तो गेंगा रोग हो जाएगा। इसी रोग को क्या बोलते हैं, गलगंट बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं ग्वाइटर। इसी को गलगंट या इसी को क्या बोलेंगे, ग्वाइटर बोलेंगे। अब इस रोग के अंदर होता है क्या है, इस रोग के अंदर क्या होता है कि जो थायराइड ग्रंथि की दोनों साइड, गर्दन के दोनों साइड की जो पालियां हैं, दोनों साइड की जैसे पालियां मैंने अभी डायग्राम में बनाई थी पिछले वाले में, वो दोनों पालियां के अंदर सूजन आ जाती है और ये सूज जाती है। ठीक है, ये तो नॉर्मल होता रहता है, ज्यादातर रोग जो है ये होता रहता है आयोडीन की कमी से। तो आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि गर्दन के दोनों साइडों की पालियां जो है फूल जाती है, जिससे बंदा जो है वो पानी नहीं निकल सकता, भोजन नहीं निकल सकता, किसी भी प्रकार की मूवमेंट एक्टिविटी जो है वो मूवमेंट जो है वो मुंह से नहीं कर सकता। तो गेंगा या गलगंट या ग्वाइटर रोग किससे होता है, थायरोक्सिन की कमी से होता है। और थायरोक्सिन ऑप्शन में नहीं मिले तो क्या कर दोगे,
आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, इसका ले लो एक बार स्क्रीनशॉट। थायराइड ग्रंथि लगभग कंप्लीट है और इसके बारे में जो भी टर्म और बची है वो मैं अभी बता दूंगा, तो उसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो थायराइड ग्रंथि का। ठीक है, थायराइड ग्रंथि के हार्मोन ध्यान रखना विशेष तौर पे कि थायराइड ग्रंथि का हार्मोन कौन सा है, थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन को निर्माण के लिए क्या चाहिए अपने को, आयोडीन चाहिए। हाँ, थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए क्या चाहिए, आयोडीन चाहिए। उसके बाद में थायरोक्सिन के मेन जो पार्ट है, मेन जहाँ से क्वेश्चन उठते हैं कंपटीशन एग्जाम के अंदर, वो यहाँ से यहीं से उठेंगे ज़्यादातर। ठीक है, उसके बाद में एक और क्वेश्चन बना लेता है कई बार एग्जाम में, क्या क्वेश्चन बना लेता है कि थायराइड ग्रंथि जो है, थायराइड ग्रंथि के ऊपर क्या होता है, इसको मैं रफ कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। थायराइड ग्रंथि के ऊपर एक और ग्रंथि पाई जाती है जिसको अपने क्या बोलते हैं, पैराथायराइड ग्रंथि बोलते हैं। थायराइड ग्रंथि के ऊपर एक और ग्रंथि पाई जाती है जिसको अपने क्या बोलते हैं, पैराथायराइड ग्रंथि। इसका ध्यान रखना, मैं पैराथायराइड पे अलग से क्लास लगा दूंगा। थायराइड ग्रंथि, जैसे मान लो मैंने ये एच आकृति की क्या बना दी, थायराइड ग्रंथि बना दी, और ये बीच वाला तंतु क्या है, ये है इस्थमस, इसको क्या बोलेंगे, इस्थमस बोलेंगे। अब ये तो तंतु हो गया इस्थमस, और ये थायराइड ग्रंथि, और थायराइड ग्रंथि के साइडों के अंदर गर्दन है, और गर्दन के साइड के अंदर गोल गोल संरचना जैसे क्या पाई जाती है, ये अपने थायराइड ग्रंथि होगी। ये कौन सी ग्रंथि होगी, थायराइड ग्रंथि। अब थायराइड ग्रंथि के ऊपर ही कुछ पुटिका जैसी संरचनाएं पाई जाती है, सॉरी कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं गोल, यानी थायराइड ग्रंथि के ऊपर भी क्या पाई जाती है, एक और ग्रंथि पाई जाती है जिसको अपने बोलते हैं पैराथायराइड ग्रंथि। क्या बोलते हैं, पैराथायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि के ऊपर एक और ग्रंथि पाई जाती है जिसको बोलते हैं पैराथायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि का एक बार हिंदी नाम भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, कंपटीशन के अंदर हिंदी नाम भी बहुत महत्व रखता है। थायराइड ग्रंथि को हिंदी में क्या बोलते हैं, आउटू ग्रंथि बोलते हैं, आउटू ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि को क्या बोलते हैं, आउटू ग्रंथि। और आउटू ग्रंथि इसको बोला तो इसको क्या बोल देंगे, पैरा आउटू ग्रंथि। क्या बोल देंगे इसको, पैरा आउटू ग्रंथि। आउटू ग्रंथि किसको बोला जाता है, थायराइड ग्रंथि को, जबकि पैरा आउटू ग्रंथि क्या है, पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है, तो पैराथायराइड ग्रंथि भी गर्दन के अंदर लोकेशन में पाई जाती है, लेकिन वो कहाँ होती है, थायराइड ग्रंथि के ऊपर होती है। कहाँ पे होती है वो, थायराइड ग्रंथि के ऊपर होती है। तो थायराइड और पैराथायराइड में ध्यान रखना है। थायरोक्सिन हार्मोन कौन स्रावित करती है, थायराइड ग्रंथि करती है। पैराथायराइड का सिर्फ मैंने अभी नाम बताया है, इसके ऊपर अलग से लेक्चर रहेगा, इसके ऊपर मैं अलग से क्लास बना दूंगा। ठीक है, वापस रिपीट कर देता हूँ पूरी थायराइड ग्रंथि को। थायराइड ग्रंथि की बात करें तो थायराइड ग्रंथि की सबसे पहले एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि थायराइड ग्रंथि की स्थिति क्या है, तो थायराइड ग्रंथि पाई जाती है गर्दन के अंदर, गर्दन के दोनों साइड में। ठीक है, तो थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, गर्दन के दोनों साइड में। उसके बाद में ये तो इसकी स्थिति होगी। आकृति की बात करें तो इसकी आकृति एच के समान होती है या बटरफ्लाई यानी तितली के समान होती है। कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है। उसके बाद पूछ ले थायरोक्सिन हार्मोन कितने प्रकार का होता है, तो थायरोक्सिन हार्मोन 4 प्रकार का होता है, T1, T2, T3 और T4। ठीक है, बेसिक सी बात है, लेकिन काम आने वाला कौन सा है थायरोक्सिन हार्मोन, T3 और T4। क्लियर। उसके बाद में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होने वाले रोग देखे। उससे पहले अपने देखा था थायराइड की आत्महत्या, जिसको हाशिमाटो रोग बोलते हैं। हाशिमाटो रोग एक प्रकार का जैव विविधता का उदाहरण है, यानी जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, जो भी अपने फूड मटेरियल खा रहे हैं, उसके अंदर पेस्टिसाइड्स की मात्रा ज्यादा आ रही है, दिन ब दिन क्या हो रहा है, रोग बढ़ा रहा है। वो चीजें क्या कर रही है, रोग बढ़ा रहा है। यूरिया डाल रहे हैं लोग, डीएपी डाल रहे हैं, तो दिन ब दिन रोगों की मात्रा जो है वो बढ़ती जा रही है। और थायराइड ग्रंथि जो है उसके हार्मोन इनबैलेंस हो जाते हैं, हाशिमाटो रोग के अंदर अत्यधिक मात्रा में बनने लग जाते हैं, यूं समझ लो कोई। ठीक है, तो हाशिमाटो रोग के अंदर जो भी दवाइयां ली जाती हैं और उस दवाइयों के प्रति जो अपना बॉडी एंटीबॉडी बनाता है, वो एंटीबॉडी किसको नुकसान पहुंचाती है, थायराइड ग्रंथि को नुकसान पहुंचाती है। तो थायराइड ग्रंथि की कोशिकाएं मरने लग जाती है, तो इस हाशिमाटो रोग को क्या बोला जाता है, थायराइड की आत्महत्या बोला जाता है। तो कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन बना हुआ है कि निम्न में से किस ग्रंथि में आत्महत्या या किस ग्रंथि से आत्महत्या रोग जो है वो किस ग्रंथि से संबंधित है, तो थायराइड ग्रंथि से। उसके बाद में गलगंड, ग्वाइटर या गेंगा का ध्यान रखना, थायरोक्सिन की कमी से होता है। थायरोक्सिन ऑप्शन में नहीं मिलेगा, तो ये रोग जो है वो आयोडीन की कमी से होता है। क्लियर है। उसके बाद में कौन सा बताया था, उसके बाद में मिक्जीडिमा। मिक्जीडिमा रोग जो है वो बच्चों में होता है।
थायरोक्सिन की कमी से। और मिक्सिडीमा रोग के अंदर क्या कंडीशन रहती है कि बच्चा जो है वो बोना रह जाता है और उसका मानसिक विकास नहीं होता। जब बच्चा बोना भी रह गया है, उसका मानसिक यानी सोचने की क्षमता भी नहीं है, उसके अंदर बुद्धि बिल्कुल नहीं है, तो ये रोग कौन सा है? मिक्सिडीमा। लेकिन जीएच हार्मोन की वजह से यानी ग्रोथ हार्मोन की वजह से, जो पीयूष ग्रंथि का ग्रोथ हार्मोन है उसकी वजह से जो बोनापन होता है, उसकी वजह से बोनेपन में सिर्फ बंदा बोना रह जाता है, लेकिन बुद्धि काम करती है उसकी, ठीक है। वो बंदा सिर्फ हाइट से बोना होता है, मानसिक रूप से पूरी तरह से एक्टिव होता है, पूरी तरह से सही होता है। लेकिन थायरोक्सिन की कमी से अगर कोई बोना रह रहा है तो वो मानसिक रूप से भी कमजोर होगा और शारीरिक रूप से क्या होगा? बोना होगा। इसके बाद में क्रिटिनिज्म रोग देखा, तो क्रिटिनिज्म रोग के अंदर क्या होता है? ये रोग गैस के अंदर होता है और थायरोक्सिन की कमी से होता है। तो आई होप सो थायराइड ग्रंथि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर थायराइड ग्रंथि के बारे में आपके दिमाग में कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन उठ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएं, आपको आंसर बताया जाएगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। तो अपना हार्मोन वाला चैप्टर चल रहा है, उसके अंदर थायराइड ग्रंथि जो है वो कंप्लीट हुई। थायराइड ग्रंथि में से कितने भी कंपटीशन एग्जाम हुए यहीं से आज तक क्वेश्चन उठे हैं, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बना, ठीक है। तो थायराइड ग्रंथि कंप्लीट है, पूरी क्लास लगाएं और कमेंट करके जरूर बताएं कि किस प्रकार का आपको डाउट आ रहा है। थैंक यू, आज के लिए इतना।